Good afternoon all, and today we are going to complete our chapter. ठीक है. टेबल. अब जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर दिया था. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही तुम लोगों को मैंने असाइनमेंट्स भी दी थी, तो होपफुली तुम लोगों ने वो सॉल्व कर रही होगी. Now today we are going to start with, just give me a minute, I am getting a call. Yes. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पार्ट्स कवर कर लिए थे. ठीक है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोगों ने क्या देखा था. मैं तुम लोगों को सिर्फ ट्रेंड्स लिखा के दे रहा हूँ. ठीक है. आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसे हम लोगों ने आई बोला था. एंड आई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. मतलब अलोंग अ पीरियड. ठीक है. लेफ्ट टू राइट मतलब एक अलोंग अ पीरियड ये इंक्रीज होती है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ठीक है. एंड सिमिलरली टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. तो इट डिक्रीजेस. ठीक है. ये हम लोगों ने फर्स्ट देखा था. एंड सिमिलरली हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होती है. तो इट इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम क्या होगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. ठीक है. इसमें हम लोगों ने सारे के सारे एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं और हर एक चीज देख ली थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस चैप्टर्स लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. तो इसे हम लोग प्यार से डिनोट करेंगे ई एन. ठीक है. तो इसके बाद अभी मैं जब कभी ई एन लिखूंगा तो तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद आनी चाहिए. ओके. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना. इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं. बहुत बच्चों को यही इसमें ही प्रॉब्लम रहती है कि अरे ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में ही इन्वॉल्व है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को देखना है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द एबिलिटी the ability of an atom to attract the shared pair of electron, the shared pair of electron between two atoms in a covalent bond. ये covalent bond इसमें दिखने वाला है. तो in a covalent bond is called as electronegativity.
इससे हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक अल्फाबेट शाई से, ठीक है। तो ये एक्स जैसा ही दिखने वाला अल्फाबेट है, बट इट इज कॉल्ड ए शाई, ठीक है। कुछ लोग इसे ची बोलना भी पसंद करते हैं, तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल, हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत सारे देखे हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं HCl के। नाउ वी ऑल नो बिटवीन H एंड Cl, ओम ये आपसे गलती से हो गया, जरा आप इरेज कर दो इसे। तो बिटवीन H एंड Cl वी ऑल नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी वो क्या करेगी, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी अपनी तरफ। वापस एक बार, H और Cl में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहने चाहिए थे, बीच में शेयर्ड रहने चाहिए थे, ठीक है। बट सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर पाएगी, वो खींच पाएगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेगा तो व्हाट आई विल गेट, एक H, एक Cl, बट नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू माई क्लोरीन एटम। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन के नजदीक आ गए। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जब क्लोरीन के नजदीक आया तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एंड H के ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, तुम लोगों को याद होगा। एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल हैज बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल हैज बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहचानना बहुत इजी है। अभी जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो चलो, differentiation between electronegativity and electron affinity, ओके। तो दोनों में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, तो इट इज डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही डिफाइन कर पाएंगे, सिर्फ अगर क्लोरीन होगा तो हम लोग क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज डिफाइंड इन अ एटम, इट इज डिफाइंड इन अ एटम। तुम लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन करते वक्त मैं एक एक सिंगल एटम्स ड्रॉ कर रहा था, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। HCl एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, तो ये सबसे पहला इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेकंड, इट इज रिलेटिव वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन होगा तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, बट इन रिलेशन टू हाइड्रोजन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में निकाल पाऊंगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट उसके साथ अगर मैंने हाइड्रोजन रखा है तो मैं बोलूंगा कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट उसके बाजू में अगर ऑक्सीजन आ जाता तो मैं बोलता कि ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, मतलब वो एक के रिलेशन में हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट इसको निकाल नहीं पाएंगे। बट उसी बदले सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, करेक्ट। हम लोग कंपेयर करके इसको निकाल पाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि एक एटम के अंदर मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उतनी हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट, इनके यूनिट, ठीक है। अब तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए रहोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं, होता है कि नहीं होता। तो एक्चुअली इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, याद रखना, En इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड उसी बदले ये थर्ड वाला पार्ट, ये तो यूनिट वाली प्रॉपर्टी है इसमें, क्यों है, बिकॉज ये क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज है, और एनर्जी के कौन से यूनिट्स रहते हैं, एक रहता है किलो जूल पर मोल, परफेक्ट। दूसरा रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। कैलोरी से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किलो कैलोरी पर एटम, सॉरी पर एटम नहीं पर मोल, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, या फिर तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया है, तो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो
ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना इजी रहता है, और डेफिनेशन में भी हम लोगों ने उसको डिफाइन वैसे ही किया है, दैट इट इज द एबिलिटी, सॉरी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द मोस्ट लूजली बाउंड एटम। ठीक है, तो चलो लिख दो इसको। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफाइन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक सिंगल एटम के लिए जो डिफाइन होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल, करेक्ट बोल रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मेथड है ही नहीं। हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट की जाती है, बट यूजुअली हम लोगों को इनकी वैल्यूज पहले से पता है, जो हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास अलग अलग साइज वाले आइटम्स है। पहला एक प्रोटॉन, तो और एक छोटा सा शेल, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्रोटॉन, बट इसके बीच में ऐसे दो शेल्स। तीसरा प्रोटॉन, और वहां पे तीन शेल। मुझे बताओ, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। इन्होंने सबने बॉन्ड बना दिए, और इनको अभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा एकदम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। ऑब्वियसली याद रखो, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एकदम इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये वाला फर्स्ट प्रोटॉन। क्यों फर्स्ट वाला? बिकॉज वहां पे डिस्टेंस एकदम कम रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट एज साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सबसे अच्छे से अट्रैक्शन कौन दिखा पा रहा है, तो सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला अगर ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब छोटे वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लिख दो ये, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक साइज के बाद सेकेंड पॉइंट जो हम लोग हमेशा देखते हैं इज, इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई, बट फिर भी एक बार डायग्रामेटिकली हम लोग लिख देते हैं। तो एक कोई है, करेक्ट बोल रहे हो अथर्व? जस्ट अ मिनट। ओके, तो तो यहाँ पे +3 चार्ज है, ठीक है, और दो शेल्स है। मैं अभी दो शेल्स नहीं बनाते बैठ रहा हूँ, मैं एक ही शेल बना रहा हूँ। यहाँ पे +4 चार्ज है, +5 चार्ज। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की, जब याद रखो, तुम लोगों को डायग्राम्स कभी भी बनाने के ऐसे कंपल्शन नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए रहता है। तो तुम लोगों को अगर ऐसा डाउट है कि हम लोग आगे जाके अगर भूल जाएंगे तो डायग्राम काम आएगी, तो डायग्राम बनाना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, या जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम? तो ऑब्वियस है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो नेगेटिव को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, लिख दो। फिर थर्ड, चार्ज ऑन आयंस, अगर आयनिक स्पीशीज आई तो क्या? ठीक है, तो चार्ज ऑन आयंस में हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे।
एक हम लोग पढ़ेंगे कटायन के बारे में, ठीक है। अब कटायन में तुम लोग ही मुझे बताओ, मेरे पास एक मेटल है जो +1 स्टेट में है, दूसरा है जो +2 स्टेट में है, तीसरा है जो कि +3 स्टेट में है। विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? +3 वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन। एनी प्रॉब्लम? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर बी, अनायन के बारे में। अनायन में नेगेटिव चार्ज रहता है, करेक्ट। तो एक नेगेटिवली चार्ज -1 वाला आयन है, दूसरा है -2 वाला, एंड तीसरा है -3 वाला। मुझे बताओ इसमें सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? यहाँ पे सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? मैंने एक्चुअली उल्टा क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट इसमें कौन कर पाएगा? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो आप, बाकी के लोग कोई है? ओके तन्मय, परफेक्ट, नाइस, गुड। तो याद रखो ये -3 है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपेल करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अट्रैक्ट कौन करेगा? अपूर्वा, आर्या करेक्ट आंसर है। तो ऐसे केस में अट्रैक्ट कौन करेगा? तो ऐसे केस में अट्रैक्ट करने का काम करेगा -1, ठीक है। एक्चुअल में ये भी रिपेल ही करने वाला है, बट ये थोड़ा कम रिपेल करेगा। तो हम लोग बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऊपर वाले में जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यहाँ पे जितना कम नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अनायन, चार्ज ऑन अनायन, ठीक है। लिख दो ये पॉइंट सारे के सारे। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो, विच इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड तो हम लोगों का पढ़ के हो गया है, ठीक है। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों को पता है, एक रहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा रहता है sp2, एंड तीसरा रहता है sp, ठीक है। अब sp3 मतलब कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू कार्बन, sp2 मतलब कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, एंड sp3 मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन। ये सबको पता है अभी तक, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि हाउ मच परसेंटेज एस कैरेक्टर इज देयर इन sp3 sp2 एंड sp, तो मुझे जरा डायरेक्ट मैसेज करो, sp3 में परसेंट एस कैरेक्टर कितना है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp3 sp2 एंड sp। मेरे दूसरे अकाउंट पे करना है, जहाँ पे वीडियो ऑन है वहां पे मैसेज मत करो प्लीज। अथर्व करेक्ट आंसर है आपका sp3 के लिए। प्रणव नाइस, ओके रोहित करेक्ट है। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन भी था, ठीक है। नीट में इजी क्वेश्चन आते कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और टोटल ऑर्बिटल कितने? तो sp3 में 4 टोटल ऑर्बिटल है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना। यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है और टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है और टोटल एस और पी दो ही ऑर्बिटल है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 25%, 33.3%, एंड यहाँ पे हो जाएगा 50%, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल रहता है? न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल रहता है? और ये लिखना भी स्टार्ट करना मेरे साथ। तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहता है एस ऑर्बिटल, ठीक है। प्लीज जहाँ पे वीडियो ऑन है वहां पे मैसेज मत करो, दूसरे अकाउंट पे करो, ओके। देख लो अगर किसी को डाउट होगा। हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम लोगों को एस ऑर्बिटल का परसेंटेज निकालना है। अब sp3 में एक एस ऑर्बिटल रहता है और 3 पी ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। ये हम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी देखा है। तो एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, मतलब मेरे पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, और उसमें एस ऑर्बिटल का परसेंटेज पूछा है ना। तो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो बस इतना ही तुम लोगों को करना है, नथिंग एल्स। जिसको डाउट था समझ में आ गया।
ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक छोटी सी नोट लिखना स्टार्ट कर दो। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। प्रथमेश, आप जहाँ पे मैसेज कर रहे हो करेक्ट मैसेज कर रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे नहीं, जहाँ पे वीडियो ऑन है वहाँ पे मैसेज मत करो। मैंने उस अकाउंट का नाम भी चेंज कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे शिवम सर लिखा है वहाँ पे मैसेज करो। अब एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, तो जो चीज न्यूक्लियस के नजदीक रहेगी उसको न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा फील होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील होगा। तो देयरफॉर एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, होगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा उसकी वजह से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक आ गया। ठीक है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये लिख दो एंड नीचे लिख देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक में तुम लोगों को काम आता है, अल्केन अल्किन अल्काइंस की पीके वैल्यूज एंड ऑल डिसाइड करते वक्त एसिडिटी के टाइम पे, तो ये याद रखना। ओके, तो चलो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। समझो तुम लोगों को ऐसा कोई एक कंपाउंड दे दिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2। ये एक मनगढ़ंत कंपाउंड है, ये ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते नहीं है। ठीक है, प्लीज ऑर्गेनिक में से इसका पूछना मत किसी को सर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं ही बता रहा हूँ तुम लोगों को कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैंने तुम लोगों को बोला 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 2, अरेंज दिस कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर किसी को ये लॉजिक ही नहीं पता होगा तो वो बोलेगा अरे सारे के सारे तो कार्बन है, कार्बन है तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहनी चाहिए। बट अभी तुम लोगों को पता है कि परसेंट एस कैरेक्टर वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, और सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कहाँ पे रहता है, तो एसपी में रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है sp2 और उसके बाद रहता है sp3। तो sp कार्बन एटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो अभी अरेंज करो, तो हम करेक्ट आंसर है, नाइस, सॉरी सोहन करेक्ट आंसर है, सोहन सावंत। चलो आगे आंसर करो। तन्मय, नाइस करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो ये sp कार्बन है, सिक्स कार्बन भी sp है। ये देखो फिफ्थ कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बन गया sp3। ये वाला कार्बन बन गया sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो ये भी बन गया sp2। यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये बन गया sp3 एंड ये बन गया sp3। फर्स्ट कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड मतलब sp3। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन sp3 है मतलब 25% एस कैरेक्टर। यहाँ पे फोर्थ कार्बन sp2 है मतलब 33% एस कैरेक्टर, एंड सिक्स कार्बन sp है मतलब 50% एस कैरेक्टर। अब इसके बाद तो ये इजी हो गया, कर दो। कार्बन 6 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्रणव करेक्ट आंसर था, अपूर्वा नाइस करेक्ट आंसर था, गुड। ठीक है, तो लिख लो, ये कंप्लीट कर दो। तो नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। किसी का लिखना तो बाकी नहीं है ना, कुछ लिखना बाकी रह गया है किसी का, तो मैसेज कर दो कौन सा पॉइंट लिखना बाकी होगा, तो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई गेस सबका हो गया लिख के, चलो तो आगे ही बढ़ते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ट्रेंड्स हम लोग दो वे में पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं हमेशा अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड। ठीक है, एंड अलोंग अ पीरियड मतलब क्या, तो लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट
साइज जो है वो होती है छोटी, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है और साइज छोटे होते जा रही है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, साइज छोटे होते जा रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। परफेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, करेक्ट आंसर था पूर्व प्रणय। तो अलोंग अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुझे बताओ, साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगी बट जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो साइज जो है वो इंक्रीज होती है, बट जेड इफेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज होगी। करेक्ट बोल रहे हो प्रणव। तो ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। सोवन करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे टाइम पे क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो वो आंसर करो, फिर मैं तुम लोगों को कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो एग्जांपल्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और ये हो गए तुम लोगों के पीरियड 2 के एलिमेंट्स। इनको अरेंज करते जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो कैसे भी चलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ करेक्ट साइन लिखना। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं इसमें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ग्रुप 2 के भी ऐड कर देते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। एंड फाइनली ग्रुप 17 के ऐड कर देते हैं, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इनको सिर्फ अरेंज करते जाओ, मैंने तुम लोगों को ऐसे कुछ उल्टी सुल्टी ऑर्डर तो दी नहीं है, एकदम इजी है ये, कर दो इसको अरेंज। ओके, तो हो गया लिख के, मतलब तुम लोगों को आंसर करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगा यहाँ पे ही, तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। सिर्फ लिख के हो गया क्या, बता दो मुझे। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, पीरियड है, अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होते जाएगी? तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जानी चाहिए, तो बढ़ते जाएगी मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे बड़ा होगा, एंड लिथियम जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। लाइक वाइज सेकेंड वाला भी पीरियड में ही है, तो लेफ्ट टू राइट ये बढ़ते जाती है, तो लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ते जाएगी तो क्लोरीन सबसे बड़ा एंड सोडियम सबसे कम, ठीक है। लाइक वाइज ये टॉप टू बॉटम है, याद रखो, ग्रुप वाइज जा रहे हैं मतलब ये टॉप टू बॉटम हो गया, एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? तो वो कम हो रही थी। तो टॉप टू बॉटम धीरे धीरे साइज बढ़ते जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी। तो लिथियम सबसे ज्यादा एंड सीजियम ये सबसे कम, बेरिलियम सबसे ज्यादा एंड बेरियम सबसे कम, फ्लोरीन सबसे ज्यादा और आयोडीन सबसे कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर थी, आ गई होगी सबकी करेक्ट। किसी को इसमें कुछ डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क मी, मैसेज कर सकते हो तुम लोग, और एल्स आगे ही बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो आई गेस तुम लोगों को ये पता है, समझ में आ गए। तो कुछ एलिमेंट्स है गिने चुने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना हम लोगों का कर्तव्य है, ठीक है। तो वो देख लेते कौन से गिने चुने एलिमेंट्स है। एक है हाइड्रोजन, फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन की पूरी फैमिली, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर ऑक्सीजन के नीचे वाला एलिमेंट मतलब सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। तो लिख दो जिस किसी का बाकी था। ओके, तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए? तो ये हो गए 5,
हाइड्रोजन और ये 4 5 और ये 3 और ये 2 5, ठीक है, मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चंस में ये सॉल्व करते वक्त यूजुअली इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन की वैल्यू रहती है 4.0 और इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ -0.5 करते जाने, ठीक है। तो ये बन गया 3.5, वापस -0.5 करना, तो ये बन गया 3.0, फिर से -0.5 करना, तो ये बन गया 2.5, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे ये। अब हाइड्रोजन तुम लोगों को अभी तक पता भी चल गया होगा, ये 2.1 रहता है। कैसे रहता है, तो 2.1, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोगों को सिर्फ वापस यही वैल्यूज यहाँ पे नीचे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन से फॉस्फोरस थोड़ा दूर था, बट तुम लोग यहाँ पे आ ही सकते हो, तो ये हो गया 2.1। फिर कार्बन और सल्फर सेम है, 2.5। सिमिलरली नाइट्रोजन एंड क्लोरीन सेम है, 3.0। यहाँ तक फॉलो किया होगा। सेम वैल्यूज हम लोगों ने नीचे लिख दी, ठीक है। अब ब्रोमीन जो है वो एक ऑडमैन आउट हो गया, ब्रोमीन रहता है 2.8 एंड वापस आयोडीन जो है वो 2.5, सेम सल्फर जैसा ही, ठीक है। तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है, थोड़ी बहुत सिंपल वैल्यूज है जो तुम लोगों को याद रखनी है। आई गेस इतना तुम लोग कर ही पाओगे, तो ये लिख दो। एंड फिर इनकी ऑर्डर याद रखना। इनके ऑर्डर कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो फोन कॉल, ठीक है। देखो FON, उसके बाद आता है क्लोरीन, जो दोनों सेम टू सेम है। कॉल के बाद क्या आएगा, तो BR फॉर बियर, फोन कॉल फॉर बियर, ठीक है। कहाँ पे बियर के लिए कॉल कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग 2.8 के बाद 2.5 वाला, ठीक है। तो आयोडीन सल्फर और कार्बन, तो फोन कॉल फॉर बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। BR की वैल्यू 2.8 है, BR की वैल्यू यहाँ पे 2.8 है। तो फोन कॉल फॉर बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड बाद में क्या बचा, पीएच, टू चेक इट्स पीएच, पीने के लिए नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। पीएच फाइंड आउट करना है बियर का। तो फोन कॉल, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों इक्वल है, फॉर बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बट पीना नहीं है, किसके लिए चाहिए, टू चेक इट्स पीएच, ठीक है। तो न्यूमोनिक्स तुम लोगों के ऊपर है, याद रखना है कि नहीं, मैं लिख के देने का काम कर रहा हूँ सिर्फ। फोन कॉल फॉर बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू चेक पीएच, ठीक है। तो ये 10 है, इनका यूज बहुत एग्जॉस्टिवली होता भी है, ठीक है, तो याद रखना, काम आएगा। ओके, तो और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो। ओके, तो एग्जांपल्स, अच्छा लिखना बाकी है, लिख दो, ये लिख दो। तो एग्जांपल्स, Fe+2, Fe+3, Cl-, Cl+1, Cl+3, Cl+7। ये ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को आते नहीं है, बट जस्ट टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ। MnO, Mn2O2, सॉरी Mn2O3, Mn2, नहीं, MnO6, MnO3 एंड Mn2O7, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैंगनीज की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, मैंगनीज किया, मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोगों को कंपेयर करनी है। करो, आंसर बताओ, मतलब लिख के भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग सॉल्व करो खुद से, देखते हैं तुम लोगों को जमता है क्या। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि ये +3 है, तो ये ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी ऐसे ही कुछ आएगा। अब यहाँ पे ये नीचे वालों में तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो सॉल्व करके बता रहा हूँ। ऑक्सीजन ये हमेशा रहता है -2, ये हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है। अगर ऑक्सीजन -2 है तो ये मैंगनीज -2 को बैलेंस करने के लिए बन गया +2। फॉलो किया ये, इतना फॉलो हुआ क्या, देखो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं, बट इतना तुम लोगों को पता ही होगा। अगर ऑक्सीजन -2 है तो मैंगनीज बन जाएगा +2, तो ये न्यूट्रल बन गया कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमेशा -2 रहता है। अब एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 3 ऑक्सीजन बन जाएंगे -6। अब -6 को बैलेंस करने के लिए इस मैंगनीज को बनना पड़ेगा +6। अब एक मैंगनीज नहीं है, दो है, दो मैंगनीज +6, तो एक मैंगनीज बन जाएगा +3। देखो फॉलो हुआ। लाइकवाइज यहाँ पे भी आता है, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन बन जाएंगे -6। -6 को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज को बनना पड़ेगा +6, और यहाँ पे एक ही मैंगनीज है। यहाँ पे आते हैं, एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन बन जाएंगे -14। 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये बन जाएगा +14, तो दो मैंगनीज +14, तो एक मैंगनीज बन जाएगा +7। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने तुम लोगों को आयनिक फॉर्म में दिया था, ये नीचे मैंने तुम लोगों को कंपाउंड फॉर्म में दे दिया था, Mn+2, Mn+3, MnO3 एंड Mn2O7। समझ में आ रहा है क्या, सॉरी, Mn+6 एंड Mn+7। तो ये अगर तुम लोगों को आ गया होगा तो तुम लोगों के कंसेप्ट अच्छे खासे पहले से क्लियर है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, और नहीं आया होगा तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखने ही वाले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी तरफ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कहाँ पे होता है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसका सबसे भयंकर और इंपॉर्टेंट यूज, पहला यूज फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब याद रखो ये पॉइंट ऐसे कोई लिख के नहीं देता, बट कैसा है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तुम लोगों की ऑर्गेनिक स्टार्ट भी हुई रहेगी और वहां पे तुम लोगों को स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो वहां पे अलग से हम लोग लेक्चर्स उसको देते हैं कि लाइक हाँ इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, इसमें क्या मेथड्स है, इसमें क्या रूल्स है। बट इनऑर्गेनिक के लिए हम लोग कभी ऐसा कुछ करते नहीं है, तो ये तो जागती हो गई इसके साथ। इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, भले ऑर्गेनिक से कम है, थोड़ा तो टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक करते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें याद रखना, मोर electronegative atom is ended with IDE। ठीक है, नॉमेनक्लेचर करते वक्त जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नाम हमेशा IDE से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल लिख दो। Na2O अगर ऐसे पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे, करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे ये सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, तो तुम लोग सोडियम ऑक्सीजन नहीं बोलते इसे, तुम लोग क्या बोलोगे, सोडियम और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम लोग इसकी IDE से एंडिंग करेंगे, तो ऑक्साइड। भावना पहुंच रही है, ठीक है। लाइकवाइज अगर तुम लोगों को दे दिया NaCl, तो तुम लोग इसे बोलोगे सोडियम एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो तुम लोग इसको बोलते हो क्लोराइड। ठीक है, तो सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन को अगर अटैच है, या फिर सोडियम बहुत हो गया, कंटाल गए हो गए, तो मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को तुम लोग क्या बोलोगे, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो तुम लोग इसको बोलोगे मैग्नीशियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन की एंडिंग अभी IDE से, करेक्ट बोल रहे हो प्रणय, सॉरी प्रणव। तो ये ऐसे ही चलते जाता है। ठीक है, तुम लोग वैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम लोगों को एक और एक एग्जांपल देता हूँ चाहिए तो OF2। अब यूजुअली हम लोगों को ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड बोलने की ही आदत है,
बट तुम लोगों को पता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्साइड ना बोलते हुए सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, लाइकवाइज तुम लोग और कोई भी एग्जांपल ले लो, CO2 ले लो, इसका नाम क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं, हम लोग ऐसे कुछ गिने चुने एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, PCl5, ऐसा अगर कोई कंपाउंड आया जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा भी है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, आप मैग्नीशियम डाइहाइड्राइड भी बोल सकते हो, बट यूजुअली मैग्नीशियम ये सिर्फ और सिर्फ +2 में रहता है, तो मैग्नीशियम को 2 हाइड्रोजन ही अटैच्ड होंगे, तो इसलिए हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलेंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि ये सिर्फ +2 रहता है, बट ये +1 या फिर +2 दो में जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट मैग्नीशियम को हमेशा 2 ही हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ये कंपल्शन है, इसलिए हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉस्फोरस क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फॉस्फोरस को 5 क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन भी अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस को हमेशा 5 ही अटैच्ड होंगे ऐसे नहीं है, बट मैग्नीशियम को हमेशा 2 ही हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ये कंपल्शन है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के केस में तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि कितने क्लोरीन अटैच्ड है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये कंपल्शन नहीं है कि हमेशा 3 ही होंगे या फिर हमेशा 5 ही होंगे, बट मैग्नीशियम को हमेशा 2 ही हाइड्रोजन कंपल्सरी कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो लिख दो ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब ये तुम लोगों को मैं सेकंड फॉर्मूला बता रहा हूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने का। तुम लोगों को अगर याद होगा कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के थ्रू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने का, विच इज थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाइपोल मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो अलग है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो अलग है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, तो समझो मेरे पास एक AB मॉलिक्यूल है, दिस कैन बी एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, बट इसमें एक कंडीशन रहनी चाहिए कि इसके अंदर एक कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो XA है या फिर शाई ए है। ठीक है, एंड बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो शाई बी है। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है तो पोलर कैरेक्टर या फिर आयनिक कैरेक्टर आने ही वाला है, ये हम लोगों ने फजन रूल में पढ़ा था, अभी भूल मत जाना पहले वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 16 इंटू डेल्टा शाई। ठीक है, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा शाई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड लगाने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तुम लोगों ने अगर उल्टा सुल्टा ले लिया तो नेगेटिव आ सकता है, तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। अब याद रखो मैं हमेशा बोलता हूँ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90 to 99% क्वेश्चंस जो है वो थियोरिटिकल रहते हैं, बट यू नेवर नो कि 1% चांस है कि ये ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, कभी पूछते नहीं है, बट कभी अगर पूछ लिया तो यू शुड एटलीस्ट नो दिस। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। तुम लोगों को मैंने बताया है हाइड्रोजन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाता है, तो वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका हम लोगों को
आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तुम लोग करोगे या मैं करके दिखाऊं? ट्राई करने हैं तुम लोगों को। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो वो है 16 इंटू डेल्टा शाई। अब याद रखो तुम लोगों को अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को शाई की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन दी रहेगी, ठीक है? या बिट्स 3.5 एंड डेल्टा शाई द होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी नहीं है बिकॉज तुम लोगों को ऊपर ही मैंने बताया था हाइड्रोजन की रहती है 2.1 एंड फ्लोरीन की रहती है 4.0। तो डेल्टा शाई हो जाएगा यहाँ पे कितना हो रहा है 1.9, ठीक है? तो करो जरा ये मेरे लिए, ट्राई करो। ये फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया हम लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता रहना चाहिए हम लोगों को। आया किसी का आंसर? चलो मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अथर्वा वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है आपका। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, अपूर्वा आपने उल्टा कर दिया है, आपने माइनस किया है गैस बाद में, माइनस क्यों किया? प्रथमेश करेक्ट आंसर है। अपूर्वा 100 में से आपने माइनस किया के बाद में जो आंसर आया वो, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 19 का स्क्वायर होता है 376 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बन जाएगा 3.76। नहीं 376 नहीं होता, क्या होता है 381। 19 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 371, 361 ना, 3.61। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करो, 16 नाइन जा 144, तो 14 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 16 वन जा 16 तो 30.14 प्लस, अभी ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर फाइनली आता है अप्रोक्सीमेटली 43%, ठीक है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है? ये फॉर्मूला तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिख सकता है बिकॉज परसेंटेज निकालने के लिए मैंने इसको पहले से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? तो कुछ बुक्स में ये पूरी तरह से डिवाइडेड हो सकता है। हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस में आयनिक कैरेक्टर 0 हो सकता है, बट अगेन याद रखना फॉस्फोरस इज लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे हम लोग बोलेंगे क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर उसमें भी रहने ही वाला है, थोड़ा सा एकदम माइन्यूट बिट है रहेगा। ओके, लिख दो। अब मुझे बताओ इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर 43% है तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा? तो वो बन जाएगा करेक्ट 57%। तो मुझे बताओ दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट और पोलर, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट और पोलर? देयरफॉर HF बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। याद रखो जिस किसी को डेल्टा कैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.9 कैसे आई वो पता नहीं है, तो डेल्टा शाई इज नथिंग बट, डेल्टा मतलब क्या, तो डिफरेंस, डेल्टा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, मुझे बताना चाहिए था एक्चुअली। तो डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, डेल्टा मतलब दो वैल्यूज का डिफरेंस रहता है, ठीक है? तो 4.0 माइनस 1 पॉइंट सॉरी 2.1 इज इक्वल्स टू 1.9 ऐसे आया, ठीक है? डेल्टा मतलब दो वैल्यूज का डिफरेंस रहता है, लिख दो ये। तुम लोगों को अभी तक डेल्टा का मीनिंग नहीं पता, बाय द वे पता रहना चाहिए अभी तक, छोटी छोटी चीजें ये हम लोगों को बाय हार्ट हो जानी चाहिए अभी तक। ओके, तो देयरफॉर HF बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। A ionic bond is not called polar covalent bond. This bond is called as a polar covalent bond. क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवेलेंट भी है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी नोट लिख दो जो तुम लोगों को बहुत काम आएगी, बहुत बार काम आएगी। नोट, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन two atoms is greater than is greater than 1.7, then the bond between the atoms is said to be आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब तुम लोगों को ये फॉर्मूला बार बार यूज करने की जरूरत है ही नहीं। अगर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस तुम लोगों को दो एटम्स के बीच में दिखा तो तुम लोग डायरेक्ट टिक करके आओगे दैट दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन का कैलकुलेशन मैंने ऊपर ही तुम लोगों को करके दिया है। एक्सेप्शन कौन सा है, तो एच एफ। ठीक है, एच एफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, मतलब 1.7 से ज्यादा है, बट 1.7 से ज्यादा रहते हुए भी वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और बाकी जगह पे अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा दिख गया तो आंख बंद करके डायरेक्ट लिख के आना दैट दैट बॉन्ड इज अ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो लिख लो, ये कंप्लीट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इज स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन इज स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी आयनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतने टाइटली इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखना जितना स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर मैं तुम लोगों को पूछूं बिटवीन एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, ये मुझे हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करने की आदत है तो इसलिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। विच बॉन्ड हैज हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो तुम लोग कौन सा बॉन्ड बोलोगे, तुम लोग कौन सा बॉन्ड बोलोगे। करेक्ट। ठीक है, अब इसके तुम लोगों के पास एक से ज्यादा रीजन अभी होने लग गए। याद रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा मेथड्स रहती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के थ्रू बताओ या फिर बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट के थ्रू बताओ। तुम लोग क्या बोलोगे, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ये भी मैंने ही तुम लोगों को पढ़ाया है। सिमिलरली अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो फ्लोरीन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तुम लोगों को जो कंफर्टेबल है वो यूज किया करो, मैं हमेशा ये यूज करने का सजेशन देता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। छोटी पेंसिल ज्यादा स्ट्रेंथ, इजीली टूटती नहीं है, बड़ी पेंसिल इजीली टूट जाती है। ठीक है, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है तो ये नीचे वाला कंसेप्ट याद रखा करो, ऊपर वाला सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना, बट ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े कि इसके और एग्जाम्पल्स चाहिए। अगर और एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे तो ये वाला एक ले लो, H2O, H2S, H2SE एंड H2T। लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ, डोंट वरी। तो इनमें एच डैश ओ की, एच डैश एस की और एच डैश एस और एच डैश टी, इनकी स्ट्रेंथ बताओ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा। चलिए तो ऐसे लिख देना। करेक्ट, सबके आंसर्स करेक्ट है, तो डायग्राम बना के दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। H2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है। ठीक है, तो जिस किसी का लिखना बाकी है प्लीज लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। हाइड्रोजन बॉन्ड मत लाओ यहाँ पे बीच में प्लीज, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं और तुम लोग जा रहे हो सेकेंडरी बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बिटवीन टू एटम्स, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हम लोगों को सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात करनी ही नहीं यहाँ पे, ये सेकेंडरी बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स नहीं, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये रहता है प्राइमरी बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ओके, लिख के हो गया सबका? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर। नो प्रॉब्लम प्रथमेश, वो समझ में आ गया मुझे। तो नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब रिगार्डिंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, मुझे बताओ मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मेटल्स, दे आर लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब याद रखना, मेटल्स एक्चुअल में रहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बट लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। याद रखना, वो तुम लोगों को ज्यादा इजी गिरेगा, ठीक है। मतलब रहता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल क्या रहते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बट हम लोग हमेशा याद करते वक्त बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैंने तुम लोगों को पूछा विच वन इज मोस्ट मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं दैट विच वन इज मोस्ट मेटालिक, सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, विच वन इज मोस्ट मेटालिक, बताओ कौन सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं प्रणव, सबके आंसर गलत है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम लोगों को ढूंढना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सबने गलत आंसर दिए। याद रखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर्या करेक्ट आंसर है, सोहन करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तुम लोग बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर, अभी सबके आंसर्स करेक्ट है, बहुत जन के आ गए आंसर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है लिथियम की, ठीक है। एंड जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज्यादा मेटालिक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेटालिक ऑर्डर मतलब मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, तो सीजियम इज मोस्ट मेटालिक, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, ठीक है। तो लिथियम इज लीस्ट मेटालिक एंड सीजियम इज मोस्ट मेटालिक। भावना पहुंची? और एक बार एग्जांपल देता हूँ, और एक चांस देता हूँ तुम लोगों को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, विच वन इज मोस्ट मेटालिक? अब आंसर करो, सब जन कर पाओगे, देखो। यप, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेरियम इज मोस्ट मेटालिक, ठीक है, एंड बेरिलियम इज लीस्ट मेटालिक। ओके, नाइस। तो अब वैसे ही और एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead, which one is most metallic and which one is most non-metallic? Which one is most metallic and which one is most non-metallic? ये ग्रुप 14 के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं अभी। तो बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। पीबी इज मोस्ट मेटालिक करेक्ट एंड कार्बन इज मोस्ट नॉन मेटालिक, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अभी मैंने मेटालिक कैरेक्टर करके हेडिंग डाली है, तो मैं ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ। तो ये दोनों मोस्ट मेटालिक रहते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन जरा कम मेटालिक हो जाएंगे,
एंड कार्बन सबसे कम मेटालिक। और हम लोगों को सबको पता है कार्बन जो है वो रहता है नॉन मेटल, टिन और लेड ये रहते हैं मेटल्स, एंड ये बीच वाले क्या रहते हैं, ये रहते हैं मेटलॉइड्स। पता है ना सबको। अब आगे बढ़ते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है वो तुम लोगों को बताना है। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। एब्सोल्युटली करेक्ट अथर्व, प्रणव करेक्ट आंसर बोले। तो ये सबसे ज्यादा मेटालिक रहता है एंड ये लीस्ट मेटालिक रहता है। और तुम लोगों को पता है ये लीस्ट मेटालिक है तो इसके अंदर आ जाता है मेटालिक लस्टर। पढ़ा है ना ये। लीस्ट मेटालिक है, सॉरी लीस्ट नॉन मेटालिक है और इसमें आ जाता है मेटालिक लस्टर एंड ये मोस्ट नॉन मेटालिक। ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पे अगर मैं तुम लोगों को पूछूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, और वही हो जाएगा मोस्ट नॉन मेटालिक, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्लोरीन होगा। अब मुझे बताओ मोस्ट, मोस्ट बोल रहा हूं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माने कि मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसके पास होगा। तो अथर्व, आर्या, नाइस, समीक्षा करेक्ट। तो सबसे ज्यादा होगा सीजियम। एब्सोल्युटली करेक्ट, सबके आंसर्स करेक्ट है। तो सबसे ज्यादा होगा सीजियम। स्प्रुआ करेक्ट आंसर बोला। तो भावना पहुंच गई होगी तुम लोग तक। चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर अभी फिफ्थ। हाँ पहले हम लोग ट्रेंड लिख देते हैं। तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल फॉर मेटालिक कैरेक्टर। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अलोंग अ पीरियड माने लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जैसे जाएंगे अलोंग अ पीरियड, तो मुझे बताओ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर, अरे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। तो प्रथमेश करेक्ट बोल रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। करेक्ट बोल रहे हो इशिता। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अलोंग अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है। लेफ्ट टू राइट नहीं, टॉप टू बॉटम। तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर करेक्ट बोल रहे हो आप पूर्वा, इंक्रीजेस। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख दो, जरा मेंशन कर दो अपने नोट्स में। अभी हम लोगों को एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है, जो कि हम लोगों ने पहले भी थोड़ी बहुत देख ली है। लास्ट टाइम आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। अभी वापस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नहीं आज लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 बजे तक तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, 1.5 आवर मतलब हार्डली और 20 मिनट्स लेक्चर विल बी ओवर। चलो आगे बढ़े। नाउ लास्ट टॉपिक, मतलब ये सेकंड लास्ट बोलते हैं। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था ये, अभी फिफ्थ था ना। यप, चैप्टर विल बी ओवर नाउ। तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, बेसिक
कैरेक्टर। अब याद रखना एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, नॉन मेटालिक, पहले पढ़ते हैं कि एसिड्स होते क्या है तो तुम लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगी। तो एसिडिक कैरेक्टर हम लोग इसमें लुईस एसिड्स के बारे में देखते हैं पहले। तो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना है, ये तुम लोगों ने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो एसिड्स को इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को विड्रॉ करना है, अट्रैक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एट दैट टाइम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट एसिडिक कैरेक्टर is directly proportional to NMC, non-metallic character, and inversely proportional to MC, metallic character, and directly proportional to electronegativity। ठीक है, ये लिख दो। एंड फिर इसके बाद आगे बेसिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इसका अपोजिट होने वाला है, बेसिक कैरेक्टर। एंड बेसिस क्या होता है, तो बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेंगे, तो ऑब्वियस है मेटल्स डोनेट करेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना कम उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर भी उसके साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बेसिक कैरेक्टर is directly proportional to metallic character, inversely proportional to non-metallic character and inversely proportional to electronegativity। मतलब बेसिस में तुम लोगों को देखना है कि कौन कितना ज्यादा बेसिक मेटालिक है, और नॉन मेटल्स में तुम लोगों को देखना है कि कौन कितना ज्यादा नॉन मेटालिक है। ठीक है, चलो करें कंटिन्यू एग्जांपल्स के साथ, तुम लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू ये और इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक कैरेक्टर देखते हैं, पहले हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो याद रखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन एक बार जे में पूछा भी है, मतलब ये वाला है इस एग्जांपल के ऊपर है। ठीक है, सिर्फ उस टाइम पे उन्होंने ऑक्साइड्स पूछे थे। मुझे बताओ विच वन इज मोस्ट बेसिक, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, विच वन इज मोस्ट बेसिक। एब्सोल्युटली करेक्ट इशिता, वेरी नाइस। बाकी के लोग, प्रणव करेक्ट आंसर है, तो यप अथर्व करेक्ट है, सोहन करेक्ट आंसर है, आदित्य प्रथमेश वेरी नाइस, तो अपूर्वा करेक्ट आंसर है। तो जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, तो याद रखना सीजियम इज मोस्ट मेटालिक। ठीक है, तो सीजियम का जो बेस होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब हम लोगों को ज्यादा मिलता नहीं है बट स्टिल। ठीक है, तो सीजियम का बेस ये मोस्ट बेसिक होगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, BOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, TaOH twice, SrOH twice, and BOH twice. Which one is most basic? तो आई गेस अभी तुम लोगों को पता ही है, BaOH twice is most basic। करेक्ट आंसर है प्रणव। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों को मैं।
ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए हम लोगों के पास ऐसा कोई OH वाला या फिर H वाला कोई बेस नहीं है। ठीक है, हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के लिए जरा ऑक्साइड्स की तरफ ही जाते हैं। तो ऑक्साइड्स, अभी एक नई हेडिंग डालना रिगार्डिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले तो IMP लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, जो ब्लॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, बट पहले तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के ऑक्साइड्स देखने वाले हैं। एक देखने वाले हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो और कुछ नहीं तो रहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। कौन रहने वाले हैं? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना ये। सेकेंड इज बेसिक ऑक्साइड। तो अभी तुम लोगों को आइडिया आ गई है, बेस मतलब मेटल और एसिड मतलब नॉन मेटल। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स। एंड तीसरे रहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसमें ही बच्चे हमेशा मार खाते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कितने हैं या फिर कौन से हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में एक था दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, और फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं क्या है वो हम लोग को पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब यूजुअली एल्यूमिनियम और जिंक मैक्स टू मैक्स तुम लोगों को लेड पता होगा, तो ये थोड़े बहुत तुम लोगों को पता रहता है, बट सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसी को पता नहीं होते। ठीक है, तो तुम लोगों को इसके लिए एक न्यूमोनिक है वो याद रखना है, मेरा बनाया हुआ ये। तो बेसन गाल पर और जीभ पर, और जीभ पर। ठीक है, अब क्या करें, शादी की उम्र हो गई है तो ये सभी सूझता है अभी आजकल। ठीक है, तो बेसन, वो तुम लोगों ने हल्दी की रस्म वसम सुनी होगी, उस समय पे रहता है। ठीक है, तो बेसन गाल पर जीभ पर। ठीक है, तो BE बेरिलियम, सन टिन, गाल का GA गैलियम, AL एल्यूमिनियम, जीभ जिंक, एंड सेकंड पर जो है वो लेड। ठीक है, तो बेसन गाल पर जीप पर। एंड इसमें और एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे बीच में मुझे घुसेड़ने जमा नहीं। ठीक है, तो वही तुम लोगों को बता दूंगा मैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड, ये तुम लोगों को याद रखना है। टिन ऑक्साइड, ये तुम लोगों को याद रखना है, SNO। ठीक है, सिमिलरली गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, Al2O3, ZNO एंड PbO। ठीक है, ये 4 चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, 4 नहीं कितनी है, 6 चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। एंड इसके साथ तुम लोगों को याद रखना है क्रोमियम। ठीक है, और एक रहता है क्रोमियम Cr2O3। ठीक है, क्रोमियम का ये एक ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है। तो ये तुम लोगों ने अगर याद रख दिया तो बाकी सारी चीजें पहचानना बहुत ईजी हो जाता है, कर पाओगे। ठीक है, तो लिख दो ये इतना, फिर मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये सारे के सारे बाय द वे मैंने तुम लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नीचे ही लिख के दिए, बट लिख देना नहीं तो भूल जाओगे ये क्या लिखा था। ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, दीज आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक एसिड्स नहीं रहते, एम्फोटेरिक ये एसिड भी रहता है और बेस भी रहता है। ठीक है, तो ये एसिडिक भी है और ये बेसिक भी है, ये दोनों है। ठीक है, तुम लोगों को पता है ना एम्फोटेरिक मतलब क्या, तो एसिड एंड बेस बोथ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इनके एग्जाम्पल स्टार्ट करते थोड़े बहुत। तो एकदम मस्त बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Li2O, BeO, B2O3, CO2, उसके बाद क्या आएगा N2O5। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहता है, अरे उसको छोड़ दो चलो। तो ये 5, ये जेई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेई का ही क्वेश्चन है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी।
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब तुम लोग इसमें से ना डायरेक्ट बता भी पाओगे कि कौन कौन है। मैं तुम लोगों को बता दूं कैसे। लिथियम एसिड और बेस, ऑब्वियस है ये बेस है। बेस है, सॉरी एसिड और बेस क्या पूछ रहा हूँ, मेटल और नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली लिथियम इज अ मेटल। मेटल है तो ये क्या होना चाहिए, तो बेसिक होना चाहिए, तो दिस इज बेसिक ऑक्साइड। हाँ ना पहुंच रही है। अथर्वा करेक्ट आंसर है। अब बेरिलियम, बेरिलियम मेटल या नॉन मेटल है, ये मेटल है। बट ये मेटल रह के भी, याद रखना ये मेटल रह के भी बेसिक नहीं है, ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है। इसलिए मैंने तुम लोगों को बता के रखा है कि एम्फोटेरिक याद ही रखना, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। अब इसके बाद वाले सारे एसिड बोलोगे या बेस बोलोगे, तो देखो बेस, एम्फोटेरिक, अब इसके बाद तो एसिड ही बचेगा। तो तुम लोगों को इन तीनों में अगर पूछा विच वन इज मोस्ट एसिडिक, ये तीनों एसिडिक है, और इन तीनों में अगर पूछा विच वन इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अथर्व करेक्ट आंसर था आपका। बाकी के स्टूडेंट्स, इशिता वेरी नाइस। बाकी के लोग बोलो बोलो बोलो। प्रणव वेरी नाइस। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये ऑर्डर ऐसे कुछ जाएगी। ठीक है, दिस इज आर एसिडिटी ऑर्डर। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। और एक एग्जांपल देता हूं, Li2O, Na2O, K2O, और B2O एंड CS2O। ठीक है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, ये जेई में आया था। इसमें तुम लोगों को पूछी थी बेसिक ऑर्डर बताओ। चलो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। वेरी नाइस अथर्वा। ये तो अभी तुम लोगों को मुंह पे आ गया होगा। ठीक है, सीजियम सबसे ज्यादा और लिथियम सबसे कम, ये बेसिक ऑर्डर तो अभी तुम लोगों को बाय हार्ट हो गई होगी। ठीक है, ओके। अब एक फोर्थ कैटेगरी है जो तुम लोगों को याद रखनी है। ऊपर ही मुझे लिख के दे देनी चाहिए थी, मैं एग्जांपल्स लेते बैठ गया गलती से, तो ये एग्जांपल के पहले ही लिखना चाहिए था हम लोगों को, बट ठीक है, फोर्थ कैटेगरी याद रखना, ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सिर्फ तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है जो तुम लोगों को याद रखने हैं। एक तुम लोगों को याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा याद रखना है नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड तीसरा याद रखना है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तीन है, इनके नाम चाहिए तो याद रख दो। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुम लोगों को पता है, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स दो। हाउ टू फाइंड एसिडिक कैरेक्टर और सेम एलिमेंट और ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये कैसे हेडिंग डालना, एंड इसमें नंबर वन लिखो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वही नहीं पता है, तो पॉइंट नंबर टू लिखो, हायर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये तुम लोगों के लिए इजी चला जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं जो जेई में पूछा गया है, N2O3, इजी करके दे रहा हूं तुम लोगों को, फर्स्ट एग्जांपल इसलिए N2O4 एंड N2O5। ठीक है,
डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, विच वन इज मोस्ट एसिडिक? बताओ विच वन इज मोस्ट एसिडिक? 1 2 3 सिर्फ नंबर भेजो। विच वन इज मोस्ट एसिडिक? 1 2 3। जेई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सोहन सोहन करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। ये ई कहाँ पे दिख रहा है? आदित्य करेक्ट आंसर है, अपूर्वा करेक्ट आंसर है, निशिता वेरी नाइस। ओके, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, याद रखो जितने ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे दिख रहे हैं? तो N2O5 में दिख रहे हैं, ठीक है। जब अच्छा, तो ठीक है प्रणव, तो ये N2O5 और ये N2O3, ठीक है, सबसे कम होगा ये। अब सिमिलरली और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। SO2, SO3, ठीक है, आंसर करते जाना। MnO, Mn2O3, MnO3 एंड MnO7, ठीक है। बताओ, ये करो, बाद में Cr2O3 एंड CrO6। ओके, तो जब करेक्ट बोल रहे हो, अब याद रखो ये यहाँ पे मैंने जो पहले एग्जांपल्स दिए थे वो नॉन मेटल के थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एसिडिक है। बट नीचे वाले जो दो एग्जांपल्स है ना वो मेटल्स के हैं, दिख रहा है ना। एंड मेटल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो यूजुअली बेसिक रहते हैं। तो याद रखो यहाँ पे ये दोनों जो है, ठीक है, ये मैं तुम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ एक साथ ऐड कर रहा हूँ, बट ये ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल का ही है। अभी हम लोग डी ब्लॉक के भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ना है तो ओवरऑल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, आगे जाके तुम लोगों को जब पी एंड डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो और इजी जाएगा। तो ये बेसिक रहता है, ये दोनों बन जाते हैं एसिडिक, ठीक है। ये तो तुम लोगों को पता है, ये मेटल है तो मेटल है तो ये बन गया बेसिक। ये मैंने ऊपर ही लिख के दिया था Cr2O3, ये बन जाता है एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक तो बेसिक, एम्फोटेरिक तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा एसिडिक, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर दो। ये O3 आना चाहिए, ठीक है, ये क्या आना चाहिए? O3। ओके, तो दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, जितने ज्यादा ऑक्सीजन, यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे एक Mn2O7 कर देना, Mn2O7, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे Mn2O7, दो नाइट्रोजन के पास 7 ऑक्सीजन, मतलब एक के पास 3.5, एक ऑक्सीजन के पास 3 ऑक्सीजन, एक मैंगनीज के पास 3 ऑक्सीजन, दो के पास 3 मतलब एक के पास 1.5, और यहाँ पे एक के पास एक ही है। तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ते जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। मेटल है तो कुछ बेसिक रहेंगे, कुछ एसिडिक रहेंगे। यहाँ पे भी एक के पास 3, यहाँ पे दो में 3 मतलब एक के पास 1.5, और यहाँ पे एक के पास सिर्फ एक। मेरी भावनाएं पहुंच रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? FeO, Fe2O3, बताओ इसका आंसर। देखो जितने भी पी डी ब्लॉक सबके एग्जाम्पल्स हम लोग कवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लाइक वाइज Cl2O, Cl2O3, तुम लोग 1 और 2 सिर्फ इतना भी आंसर भेजोगे तो मैं समझ लूंगा। Cl2O5 एंड Cl2O7, जितने ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ, ओके, तो लिख दो। एंड चलो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कर दे। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए, अब हमेशा जैसे ट्रेंड्स भी लिख देते हैं सिर्फ नाम के लिए, तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ट्रेंड इन ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे, तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ये फॉलो कर रहे हो सब जन? समझ में आ रहा होगा? अब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम हो गई
तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, एंड बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। देखो फॉलो हुआ ये ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल है। अब एक लास्ट छोटी सी चीज, एकदम छोटी सी बाकी है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इसमें हम लोगों को दो स्केल्स पढ़नी है। एक पढ़नी है म्यूलिकन स्केल, दूसरी पढ़नी है पॉलिंग स्केल, एंड तीसरी ये तुम लोगों के सिलेबस में यूजुअली इंक्लूडेड नहीं है, बट आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे एग्जाम में, ठीक है। हम लोगों के लेवल के एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ये बहुत ईजी है याद रखने के लिए भी, और यूजुअली जो हायर एजुकेशन वाले एग्जाम्स रहते हैं उनके क्वेश्चंस डिट्टो तुम लोगों के जेई के सिलेबस में कभी कभार आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी ऐड करते हैं, एल्डर रोशो स्केल, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोगों को म्यूलिकन स्केल पढ़ाना चाहूंगा। तो म्यूलिकन स्केल ये बहुत इजी है। म्यूलिकन स्केल, म्यूलिकन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एवरेज है मतलब क्या, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कुछ इतना ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट, समझ में आ गया होगा। तुम लोगों को सिर्फ दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। ये इतना याद हो गया सफिशिएंट है, नथिंग एल्स। तुम लोग को इतने ही छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 2, और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे इतनी गारंटी मेरी है। तो नेक्स्ट इज एल्डर रोशो स्कूल स्केल। तो इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली proportional to square of bond, sorry, square of radius, square of radius. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिविटी डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड स्केल है तुम लोगों की। एंड फोर्थ थर्ड स्केल इज पॉलिंग स्केल। हम लोग पॉलिंग स्केल को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि फ्लोरीन को 4 मानो और उसके अकॉर्डिंगली सबको अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दो, ठीक है। तो इन्होंने बोला फ्लोरीन को 4 मान लिया, इसको 4 बोलो, और इसके कंपैरिजन में बाकियों को कंपेयर करो। ये इनकी फर्स्ट मेथड थी, ठीक है। फ्लोरीन को 4, एंड उसके बाद रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको डिसाइड करो कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में कार्बन कितना होगा, क्लोरीन कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा। ये रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल है। एंड सिमिलरली इन्होंने हम लोगों को एक फॉर्मूला भी दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला तुम लोगों को सिर्फ याद रखने अपनी कॉपी सुंदर बनाने के लिए, और अगर एग्जाम में पूछा तो तुम लोगों को आंसर टिक करने आना चाहिए इसलिए, ठीक है। इनटू अंडर रूट ऑफ ई ए बॉन्ड प्लस, प्लस नहीं सॉरी, ई ए बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय ई बी बी बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये फॉर्मूला है। ई ए बी मतलब क्या, तो ई ए बी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। EA stands for what? So it stands for bond energy of AA bond, and EBB stands for what? So it stands for bond energy of BB bond. ठीक है, याद रखो ये एक बहुत पुराने समय में जेई में पूछा हुआ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, ठीक है।
तो अगर सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो तुम लोगों को एक्चुअल में ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। तो फिर ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हाँ, तो याद रखो ये सारी वैल्यूज ये ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर तुम लोगों को पुट करनी है तो ये सारी वैल्यूज जो है वो रहने वाली है किलो कैलोरी पर मोल में। इसमें रहने वाली है किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड ब्रेक करने को कितनी एनर्जी लगती है वो, तो वो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल में रहेगी। बट अगर तुम लोगों को किलो जूल में दिया तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला किलो जूल में देने के बाद तुम लोगों को करना पड़ेगा 0.1017। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को और कुछ नहीं याद रखना है। ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए ए इनटू ई बी बी। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूलाज है जो तुम लोगों को याद रखना है। इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए तुम लोगों को मैंने जो पीडीएफ दी है, पीडीएफ तुम लोगों को मिली नहीं होगी अभी तक, क्लासरूम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो क्लासरूम पे तुम लोगों को एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें तुम लोगों को ये फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग एक आध दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। उसमें ही तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी किसी भी जगह पे इस फॉर्मूला का जिक्र तक नहीं किया जाता। ठीक है, तो तुम लोगों को हार्डली इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आया तो एटलीस्ट यू शुड सॉल्व दिस। ठीक है, तो विद दिस चैप्टर इज ओवर। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में एक इसका रिवीजन लेक्चर रखेंगे, रिवीजन नहीं, डाउट्स एंड डिफिकल्टीज का लेक्चर। होमवर्क प्लीज नेक्स्ट ट्यूसडे तक कंप्लीट कर दो। प्रोबेबली वेनसडे या फिर ट्यूसडे को हम लोग इसका एक रिवीजन डाउट्स एंड डिफिकल्टीज का लेक्चर रखेंगे। तुम लोगों को जो कुछ होमवर्क में डाउट्स हैं, मैंने अभी तक तुम लोगों को 4 असाइनमेंट दी है। नेक्स्ट वीक तुम मतलब आज तुम लोगों को 5वीं असाइनमेंट मिल जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और उसके बाद हम लोग डाउट का लेक्चर रखेंगे। तो प्लीज उस टाइम पे जितने भी डाउट्स रहेंगे हम लोग एक साथ सारे सॉल्व करेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, होमवर्क करके रखना, नहीं तो तुम लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आएगा डाउट्स एंड डिफिकल्टीज के लेक्चर में। ठीक है, तो विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय सर। बाय बाय।